शादी की पहली रात मैंने अपने चाचा की बेटी पर अपना घूंघट डालकर अपने कमरे में बिठा दिया और खुद बाहर आ गई। मैं अपने पति पर पहली रात ही इल्जाम लगाकर उससे तलाक लेना चाहती थी। उसे पूरे खानदान में बदनाम कर देना चाहती थी। मेरा पति कमरे में गया तो मेरी चाचा की बेटी सारी रात चिल्लाती रही, उसकी आवाजें बाहर तक आती रहीं। मैं खुश थी कि सुबह जब दोनों बाहर आएंगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मगर जब सुबह दोनों बाहर निकले तो मेरी रूह कांप कर रह गई, क्योंकि वो दोनों, मेरा नाम प्राची है, मेरी उम्र 22 साल की है। आज मेरी भाभी ने मुझे एक ऐसी बात कही थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की। भाभी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और बहुत ही प्यार से कहने लगी, विजय तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई कमी नहीं है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मेरा भाई तुम्हारे कदमों में जिंदगी की सारी खुशियां ढेर कर देगा। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया और बोली, जो भी है मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, इसलिए आपको बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ समझा रही हूँ कि अब इस रिश्ते की चर्चा मेरे घर वालों के सामने मत करना, नहीं तो मैं आपकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर अपने भाई का सोचकर मैं भाभी से ज्यादा बातें नहीं सुना पाई थी। मेरे भाई की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। उन्हें अपनी पसंद से शादी की थी। भाभी का संबंध एक गरीब घराने से था। वैसे तो विजय बहुत ही अच्छा था, मगर उनके घर में गुजारा नहीं कर सकती थी मैं, तो शाही की जिंदगी गुजार रही थी। और दूसरी बात ये थी कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत चाहता था। उसने मुझे कह दिया था कि मैं बहुत जल्द ही अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजूंगा। खैर, मैंने खुद को रिलैक्स करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता था कि आखिरी फैसला हर सूरत में मेरा ही होना था। मेरी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी जो अपनी मर्जी चला सकता। मैं अपने घर भर की लाडली थी, हर कोई मेरी बात मानता था। मैं फिर से अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। मैंने नैतिक को भी सारी बातें बता दी थी। वो कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम दुनिया के आगे डट जाओगी लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। नैतिक मेरे साथ ही पढ़ता था और मेरी सहेली का भाई था। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी बहुत था। हमारे दोनों परिवारों में बहुत ही प्यार था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आईं। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हैरान हुई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ख्याल आया कि शायद भाई का फ़ोन होगा और उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी होगी। मैंने फ़ोन पकड़ लिया और जैसे ही हेलो किया तो आगे से विजय की आवाज़ गूंजी थी। वो कहने लगा, प्राची मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का सी रह गई। मुझे भाभी से इस तरह की कोई हरकत की उम्मीद न थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और जोर से चिल्ला कर बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने जब आपको एक बार मना किया था तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आती? अगर आपने अब आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई। वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो प्राची, दरअसल विजय ने कहा था कि वो तुमसे बस एक बार बात करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाना चाहता है। मैं दहाड़ कर बोली, भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। और तुम्हारा भाई। इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। भाई कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने शर्मिंदा सी खड़ी भाभी को देखा और फिर समझे कि मैं बिना किसी कारण भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। भाई कहने लगा, प्राची अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किससे किस तरह की बात करनी चाहिए। मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अपनी भाभी को सॉरी कहो। मैंने ना में सिर हिला दिया और अपने कमरे से चली गई। हॉल में मम्मी खड़ी थी। मैं उनके गले लग कर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी देखो, भाई ने भाभी की खातिर मुझे बहुत डांटा है और कह रहे हैं कि भाभी को सॉरी बोलो। इतनी देर में भाभी और भाई भी कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने भाभी को गुस्से में देखा। वो कहने लगी, बहू अभी प्राची के सर पर उसके माँ बाप का हाथ मौजूद है। तुम अपने पति को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के खिलाफ नहीं ले जा सकती। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। भाई मम्मी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया था। वो आगे बढ़कर बोला, मम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस प्राची को समझा रहा था कि बड़ों से कैसे बात की जाती है।
मम्मी बोली, मैं गलत नहीं समझ रही, जरूर ऐसी ही बात होगी। मेरी प्राची कभी झूठ नहीं बोल सकती। वजह चाहे जो भी हो, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। अगर आइंदा से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं ये सहन नहीं करूंगी। मम्मी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं वापस आ गई थी। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। दरअसल मेरे माँ बाप शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और मान देते थे, मगर जब से भाई ने एक गरीब लड़की से शादी की थी तब से उनका प्यार मम्मी और पापा की नज़रों में कम हो गया था। भाभी वैसे भी मम्मी को पसंद नहीं थी। भाभी को भी इस घर में अपना स्थान अच्छे से मालूम था कि घर में उनका क्या सम्मान है। तभी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सकती। आज मेरे दिल को सुकून हो गया था कि भाभी जो सोच रही हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाभी का ये सपना बस सपना ही रहेगा। खैर, मैंने खुद को इन सारे मामलों से अब दूर कर लिया था। मैं नैतिक में खोकर सारी दुनिया को नज़रअंदाज कर चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे नाक के नीचे क्या खिचड़ी पक रही है। इस हादसे को बस 1 महीने का समय ही बीता था। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो पापा मेरे कमरे में आ गए, पर पापा को देखकर बहुत खुश हुई। मैं बोली, पापा आज आपको मेरे कमरे में आने का समय कैसे मिल गया? पापा मुस्कुराकर बोले, बेटी आज मैं एक बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवाली बनकर आया हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे तुम खाली हाथ मत लौटाना। मैं पापा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस तरह की बातें नहीं की थी। मैं बोली, पापा आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए मुझसे? मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा के अगले शब्द सुनकर मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। वो कहने लगे, बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम विजय से शादी कर लो। मैं एकदम से चीख पड़ी थी। मैं बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान में कितनी जमीन आसमान का अंतर है। पापा बोले, बेटी विजय बहुत ही काबिल लड़का है, उसने बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत ही अच्छी जॉब तलाश करने में कामयाब हो चुका है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत ही संस्कारी बच्चा है, मैंने खुद उसे देखा है। मैंने सिरनामे हिला दिया और बोली, पापा ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने ये सवाल क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि मैंने तो पहले ही भाभी को मना कर चुकी थी। मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कह दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। अब मुझे इस तरह विनती क्यों कर रहे हैं? पापा बोले, मैं तुम सबकी खुशियाँ चाहता हूँ। मैं विजय को हर तरह से परख कर देखा है, वो तुम्हारे लिए हर तरह से एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। मुझे विजय बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। पापा मेरी तरफ बहुत ही हैरत से देखा। वो बोले, बेटी तुम इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में कैसे ले सकती हो? तुम कुछ समय थोड़ा सा सोच विचार करो, इस बात पर फिर फैसला करके मुझे बताना। मैं बोली, पापा भाभी ने आपसे पहले मुझे इस बारे में पूछा था, मैंने बहुत सोच विचार किया है और उन्हें इनकार भी कर दिया है। मुझे लगा था कि भाभी में इतनी समझ तो होगी कि वो इस बात पर जिक्र किसी के सामने ना करेंगी, मगर छोटे घरों की लोगों की यही तो समस्या होती है, उन्हें बात जल्दी समझ में नहीं आती। अब आप जाकर सख्ती से भाभी से कहिएगा कि जब मेरी बेटी ने इस रिश्ते से पहले ही इनकार कर दिया था तो फिर मुझे इस मामले में डालने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगा कि पापा मेरी बात समझ जाएंगे और मेरी बात को सम्मान देंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत कर दी। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोले, ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मेरा वो बाप जो सारी जिंदगी सर उठाकर चला करता था, जिसकी एक अलग ही शान शौकत थी, जिसने कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा था। ये देखकर तो मेरा कलेजा ही कट कर रह गया था। मैं बोली, पापा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने पापा के हाथ थाम लिए। पापा बोले, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठने को भी तैयार हो जाऊंगा। बोलो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ? मैंने सर हाँ में हिला दिया और एक पल में फैसला कर लिया था। मैं बोली, पापा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पापा एकदम से खुश हो गए और मेरा माथा चूम लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर उठकर चले गए थे, जबकि मैं तो पत्थर सी बन गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब से कुछ देर पहले जो हुआ वो सच था या कोई सपना। मैं सकते की हालत में बैठी की बैठी रह गई थी। सारी जिंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज में मेरे फैसले को अहम जाना था। मेरी इच्छाओं के आगे अपनी इच्छाओं को दबा लिया था। सिर्फ मेरी इच्छाओं को पूरा किया गया,
फिर ये कैसे मुमकिन था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला था और उसे भी मेरे फैसले को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। न जाने माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं कि पूरी ज़िंदगी बच्चों की हर खुशी हर इच्छा का मान रखते हैं, बच्चों को कोई दुख तकलीफ नहीं देते। मगर जब उनकी ज़िंदगी का फैसला होता है तो फिर उन पर अपना ज़बरदस्ती फैसला थोप देते हैं। मुझे अपने पापा से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों के आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझे मेरी जिंदगी भर की सारी खुशियां छीन कर ले गया है। मैंने अपने दिल का गुबार हल्का करने के लिए नैतिक का नंबर मिलाया था और उसकी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बहुत ही परेशान हो गया और बोला, क्या बात है प्राची, तुम इतना क्यों रो रही हो? सब खैर तो है ना? मैंने नैतिक को सारी बात बता दी। उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, ये क्या बकवास है? तुमने हमारी सालों की मोहब्बत को एक पल में कैसे खत्म कर दिया? तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बाप तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर गया है। तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा मगर तुम्हें किसी सूरत में और का नहीं होने दूंगा। नैतिक बहुत तेज चिल्ला रहा था। मैं बोली, नैतिक तुम बेफिक्र रहो, मैं भाभी का ये ड्रामा चलने नहीं दूंगी। मैं उस 2 टके की औरत को अपनी खुशियां छीनने की अनुमति नहीं दे सकती। पैसों की लालच में आकर मेरे भाई को फंसा कर शादी कर ली है और अब मेरे घर पर बैठी ऐश कर रही है, मगर अब तक उसका जुनून ठंडा नहीं हुआ। वो अब अपने भाई की शादी एक अमीर लड़की से करवाकर अपने भाई को भी ऐश करवाना चाहती है, लेकिन मैं उसके इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। नैतिक ने भी मुझे कोई तसल्ली कोई उम्मीद ना दी थी। उसने भी गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि रातों रात पापा ने इस रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था। मम्मी भी इस फैसले से खुश नजर आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी तो भाभी को पसंद भी नहीं करती थी, फिर भला इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई। पापा भाभी से कहने लगे, बेटी तुम अपने घर वालों को बात करो और उनसे कह दो कि परसों ही मंगनी के लिए आ जाएं। मैं बोली, पापा इतनी जल्दी भी किस बात की है? भाभी मुस्कुरा कर बोली, जल्दी तुम्हारे पापा को नहीं बल्कि विजय को है, उसे अब और ज़्यादा इंतजार नहीं होता। मुझे भाभी इस समय जहल लग रही थी मगर मैं कुछ कह ना सकी थी क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर थी। खैर कुछ दिनों में ही मेरी मंगनी विजय के साथ हो चुकी थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। अब तो विजय हर समय मुझे फ़ोन भी किया करता। ये बात और थी कि मैंने उसकी कॉल अटेंड ही नहीं करती थी। मैंने नौतिक से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी मगर वो भी मुझसे नाराज़ था। वो बहुत ही परेशान थी। इन सब बातों से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं और अपना गुस्सा अपनी भाभी पर निकाला करती थी। अब मैंने भाभी का जीना हराम कर रखा था। बात बेबात भाभी से लड़ाई करती, भाई के कान भरती, यहाँ तक कि एक दिन तो मेरे कहने पर भाई ने भाभी के मुंह पर 2-3 थप्पड़ भी मार दिए थे। मुझे हैरत हुई जब पापा भाभी की साइड लेने लगे और मुझे डांटा कि तुम अपने भाई और भाभी के बीच झगड़ा क्यों पैदा करवा रही हो। मुझे और भी गुस्सा आया था कि भाभी ने आकर इस घर में मेरा जो सम्मान था, जो प्यार था, वो कम करवा दिया था। मैंने सोच लिया था कि भाभी और भैया को अलग करवा कर ही रहूंगी। अगर भाभी ने मुझे मेरा प्यार नहीं मिलने दिया तो मैं भी भाभी को उनके प्यार के साथ रहने नहीं दूंगी। मैं आए दिन भैया के कानों में एक ऐसी ऐसी बातें डालती कि भैया के मन में भी भाभी का प्यार कम होने लगे। आज विजय की कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली थी। मैं बहुत ही गुस्से में थी और विजय को खरी खोटी सुना देना चाहती थी। वो भी बहुत गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, ये क्या बात है प्राची, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? तुम मुझसे मंगनी नहीं करना चाहती थी और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं है। तुम उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार रखती हो। अगर तुम इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जाना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं मंगनी तोड़ दूंगा। मगर मैं ये हर रोज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बहन के साथ बुरा व्यवहार करो। मैं अपनी खुशियों के आगे अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने फ़ोन काट दिया और अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैं बाहर हॉल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। भाई ने मुझे रोता देखा तो मेरे पास आ गया था। वो कहने लगा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो प्राची? मुझे इसी मौके की तो तलाश थी। मैं एकदम से बोली, भाई भाभी मेरे और विजय के बीच अभी से झगड़ा पैदा करवाने की कोशिश कर रही हैं। मैं जब इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी तब मैं भाभी को कुछ बातें सुना दी थी। भाभी ने इतनी ही छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर विजय को बता दिया है और अब विजय मुझसे कह रहा है कि वो ये मंगनी तोड़ना चाहता है। भाई जब शादी से पहले ये सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो अपना फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा है। इतनी देर में भाभी भी आ गई थी। वो मुझसे बोली, प्राची
कुछ तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई को भड़काते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारा और विजय का रिश्ता ही ना हुआ होता। मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, ये मंगनी टूट ही जानी चाहिए। तुम इस काबिल ही नहीं कि मेरे हीरे जैसे भाई की पत्नी बनो। भाभी की बात पर भाई को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की आवाज ने मेरे अंदर तक सुकून उतार दिया था। मेरा दिल एकदम खुशी से उछल पड़ा था। शाम को मैंने नैतिक को मिलने के लिए बुलाया। मैंने उससे सारी बात बता दी। वो बहुत खुश हुआ था। खैर अब यही सिलसिला चलता रहा। पापा को लगा था कि ये रिश्ता अब और ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, इसलिए उन्होंने शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। मेरी मर्जी के बगैर शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। मैंने जिंदगी में कभी हार मानना ही नहीं सीखा था। फिर अपनी जिंदगी में इतने बड़े फैसले के लिए कैसे हार सकती थी? ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं चुपचाप शादी की तैयारियां देखती रही। मुझे शादी की रात का अब बेसब्री से इंतजार था। सब कुछ तय था, मगर मैं ये सोच सोच कर हैरान होती थी कि न जाने पापा को भाभी के भाई में ऐसा क्या नजर आया जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मैंने सोच लिया था कि इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगी, मगर मुझे समय ही नहीं मिला और मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मेहंदी वाली रात मेरे चाचा की बेटी भी आई हुई थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरे चाचा के हालात बहुत ख़राब थे। गरीबी की वजह से उनके घर में समय का खाना भी मुश्किल से पूरा हो पाता था। मेरे पापा मेरे चाचा की मदद करते रहते थे, तब उनके घर के खर्च चल रहे थे। मैंने सोचा कि उसे लालच देकर अपना काम करवा लेती हूँ। मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैं बोली, सुमन, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कोई तो सपना होगा जो तुमने अपने लिए देखा होगा। मेरी बात सुनकर सुमन हैरान हुई और बोली, प्राची, मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सारा पैसा हो। मेरी शादी भी बहुत अच्छी जगह पर हो जाए। मैंने आज तक हर छोटी सी छोटी चीज के लिए तरस कर समय काटा है। मैं चाहती हूँ कि अब मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए, खुशियों के लिए तरसना न पड़े। सुमन की बात सुनकर मैं मुस्कुराई। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने अपनी कलाई से सोने के भारी कंगन उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हैरत से उन कंगन को देख रही थी। बोली, मैं ये नहीं ले सकती, ये तो बहुत महंगे हैं। लेकिन मैं जबरदस्ती वो कंगन उसके हाथों में पहना दिए। मैंने कहा, इन कंगनों की कीमत कम से कम 2 लाख तो होगी। मेरी तरफ से तुम्हें ये छोटा सा गिफ्ट है। वो मुझे फटी फटी आंखों से देखे जा रही थी। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मैं बोली, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी। तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। वो चुटकी बजाकर बोली, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मैंने उसे और बहुत से पैसे और सोने जेवरात देने का लालच दिया था। अब मैं खुश थी कि मैंने मेहंदी का फंक्शन भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। फिर आखिरकार मेरी बारात का दिन भी आ गया। विदाई के समय मैंने नैतिक को मैसेज कर दिया था कि तुम इसी समय गाड़ी में बैठकर मेरी ससुराल जाओ। वहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि भाभी का घर तो बहुत ही खूबसूरत बन चुका था। पापा ठीक ही कह रहे थे कि विजय ने बहुत सारा पैसा कमाया है। मुझे विजय के कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सुमन भी वहाँ पर आ गई। वो कहने लगी, प्राची, अब मुझे क्या करना है? मैं बोली कि तुम विजय पर इल्ज़ाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। वो मेरी बात मान गई। मैं बहाने से सबसे नजरें बचाकर कमरे से निकल गई थी। थोड़ी देर बाद विजय अपने कमरे में चला गया। सुमन तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे से सुमन के चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। वो बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। सारे मेहमान विजय के कमरे के बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा तमाशा लग चुका था। इतनी देर में सुमन कमरे से भागती हुई बाहर निकल आई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। चिल्लाते हुए बोली, विजय ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जबकि मैं उससे कहती रही कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आपकी पत्नी तो अभी किसी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। सब मेहमान हैरान हो रहे थे। मैं गुस्से में आगे बढ़ी और बोली, विजय, तुम किस कदर घटिया इंसान हो। कमरे में मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लॉन में चली गई थी। लेकिन तुम तो मेरी कनिज के साथ, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना। मुझे तलाक दो।
तब विजय आगे बढ़ा और बोला, सुमन झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम खुद ही मुझे देखकर चिल्लाने लग गई थी। सबको सच बताओ वरना बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। सुमन पुलिस का नाम सुनकर एकदम से डर गई थी। उसने रोने लगी और बोली, विजय ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। ये सब करने के लिए मुझे प्राची ने मजबूर किया था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस मैं ही लालच में आकर प्राची की बात मान ली थी। पुलिस का नाम सुनकर सुमन ने सब लोगों को सच्चाई बता दी थी और कहा कि प्राची विजय से शादी नहीं करना चाहती थी। प्राची ने बताया कि जबरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है, इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि विजय से मेरी जान छूट जाए। मैं तो विजय को बदनाम करने के लिए ही विजय के कमरे में गई थी। सुमन की बात सुनकर विजय को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसी पर गलत इल्जाम लगाना बहुत ही गलत बात है। विजय ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें अपनी बहन की शादी में देखा था। मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने उसी समय सोच लिया था कि तुम्हें अपने जीवन में जरूर शामिल करूंगा। मैंने अपनी बहन के जरिए तुम्हें शादी के लिए राजी करने की कोशिश की थी, मगर तुम राजी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम नैतिक नाम के लड़के से मोहब्बत करती हो और नैतिक एक नंबर का आवारा और लालची लड़का है। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर थी। उसने शादी के बाद तुम्हारे बाप को ब्लैकमेल करना था, इसलिए वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी नैतिक से ना हो। मैं तुम्हारे पापा के सामने अपना रिश्ता रखा तो वो मान गए और फिर उन्होंने तुम्हें मनाने के लिए कोशिश की थी। मैं खुश था कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी, मगर तुम इस पवित्र रिश्ते के लायक नहीं हो। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालता हूँ। मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और फिर विजय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत खुश थी कि चलो अब विजय से का झंझट खत्म हुआ। कुछ दिनों में विजय से मेरी तलाक पक्की हो जाएगी। मैं खुशी के मारे फूली न समा रही थी। मैं जल्दी से नैतिक की तरफ बढ़ी थी, मगर उसने भी सिर ना में हिला दिया और वहां से चला गया। पापा मुझे देखकर हैरान रह गए थे। वो बोले, ये सब क्या है? मैं रोने लगी थी और बोली, अपनी जायदाद की खातिर आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आपको जरा भी शर्म नहीं आई पापा? आप जानते थे कि मैं नैतिक से शादी करना चाहती थी, फिर भी आपने मेरी शादी विजय से करवा दी। आपने ऐसा क्यों किया? पापा मेरी शक्ल देखते रह गए, फिर बोले, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे नखरे उठाए थे मेरी बेटी, फिर मैं किसी ऐसे इंसान के हाथों में तुम्हें कैसे सौंप सकता था जो तुमसे मोहब्बत का नाटक रच रहा था। मैंने नैतिक के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी। वो सिर्फ तुम्हारी जायदाद की खातिर तुमसे शादी करना चाहता था, जबकि वो तो किसी और लड़कियों को पसंद करता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी कि तुम शादी का रिश्ता शादी की रात पर ही तलाक तक के मोड़ पर ले आओगी। प्राची, आज तुमने मेरे दिल में अपना जो सम्मान, जो प्यार था, वो खो दिया है। मैं अपने घर आ गई थी। मैं बार बार नैतिक को फ़ोन कर रही थी, मगर नैतिक कहने लगा, तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मैं जितना दूर रहूंगा उतना ही अच्छा है। इसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी के बारे में सोच सकता था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक कौड़ी भी देने न देने का फैसला किया है। फिर भला मैं तुम जैसे धोखेबाज और गरीब लड़की से शादी क्यों करूंगा? कुछ समय के बाद नैतिक ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, जबकि मैं डिप्रेशन का शिकार होकर रह गई हूँ। मेरे हाथ में रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं आया। मैंने बहुत ही घाटे का सौदा किया था। मैं तन्हा और अकेली रह गई हूँ, क्योंकि मेरे घमंड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। विजय ने अभी तक मुझे तलाक के पेपर नहीं भेजे हैं। शायद उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी और वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो धोखा मैंने उसे दिया था उसके चलते वो मुझे अपनाना भी नहीं चाहता था। मैं घुट घुट कर जिंदगी को जी रही हूँ। मैं अब विजय से फ़ोन पर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देता है। मैं अब उस दिन का इंतज़ार में हूँ जब विजय मुझे माफ़ कर दे और मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपने घर वापस ले जाए। दोस्तों, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि विजय का दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए और वो मुझे माफ़ कर दे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं माफ़ी के लायक हूँ या नहीं। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही विजय के बगैर गुजार देनी चाहिए या फिर विजय को माफ़ कर देना चाहिए?